हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज सीबीएसई के सैंपल पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे और आज के पार्ट में बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से क्लास उन क्वेश्चन को बनाना है। बेटा, इको और बीएसटी में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अकाउंट्स में क्योंकि कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं इसके अंदर, तो जो अकाउंटिंग रेशियो है या जो क्लास पार्टनरशिप है, उनके जब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते, बहुत कम चांसेस होंगे। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जितने भी क्वेश्चन क्लास सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। चेक करते हैं सबसे पहले। और आज का ये लास्ट पार्ट है और हमें पूरा का पूरा 55 क्वेश्चन तक बनाना है, तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एचडी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैंने कहा था एचडी मूवीज आप देखते हो तो ऐसे याद करना, हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक है और जो वर्टिकल है ना क्लास वो स्टैटिक है। मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल जो है उसके अंदर आता है क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, क्या आता है कंपैरेटिव। वर्टिकल के अंदर आता है कॉमन साइज एंड रेशियोज एनालिसिस। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ये सारी बातें क्लास मैंने आपको बताई थी। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ वर्टिकल। तो वर्टिकल के अंदर क्या आता है, कॉमन साइज और रेशियो। तो क्लास आता है रेशियोज, आता है कंपैरेटिव नहीं आता, क्या आता है कॉमन साइज, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। तो आप चेक करो, सी ऑप्शन करेक्ट है। और ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक है, जहां पे क्या होता है आप कई साल के फिगर लेके कंपेयर करते हो, लेकिन इसमें आपको एक ही ईयर का फिगर लेना होता है। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस या स्टैटिक भी इसको कहते हैं। तो ये ट्रिक है जिनसे क्लास आपको याद रखना, एचडी हॉरिजॉन्टल डायनामिक और जो वर्टिकल है वो स्टैटिक है। हॉरिजॉन्टल के अंदर आता है कंपैरेटिव और टाइम सीरीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन साइज या क्रॉस सेक्शनल। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया हेडिंग सब हेडिंग का, ठीक है। और डोंट वरी, हेडिंग सब हेडिंग क्लास में बहुत ही जल्दी थ्योरी के साथ कवर करूंगा, क्योंकि वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल पोर्शन मैंने खत्म करा दिया है। तो अब इसमें से ना अगर आपको एक दो चीजें भी आएंगी ना तो भी आप इसे आंसर, अगर मान लो कभी भी मैच वाले क्वेश्चन में एक दो चीज भी अगर आपको आती है ना तो भी तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। लूज टूल आपको पता है इन्वेंट्री के अंदर आएगा, तो लूज टूल इन्वेंट्री के अंदर आता है, पहले का डी। अब चेक करो पहले का डी कहाँ है, तो ये पहले का ए, तो ये ऑप्शन गलत है, बी सी ऑप्शन सही हो सकता है और डी गलत है बिकॉज पहले का ई है। तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, अगर आपको कोई भी एक आता होगा ना तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो बाकी चेक करते हैं, सुनना मेरी बात। पहले का डी यहां भी है, आप समझो कि करना कैसे होता है। पहले का डी यहां भी है, पहले का डी यहां भी है, दूसरे का ए यहां भी है, दूसरे का ए यहां भी है, यानी कि पहले का डी तो पक्की बात है सही होगा, है ना। दूसरे का ए भी पक्की बात है सही होगा क्योंकि दूसरे का ए दोनों ऑप्शन में है। तीसरे का बी भी पक्की बात है सही होगा क्योंकि तीसरे का बी दोनों ऑप्शन में है और इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। तो इसका मतलब ये जब ये कॉमन आ रहा है तो पक्की बात है ये तीनों तो सही है। तो सही सही के मैं समझ गया, अब बस मुझे बताना है क्लास फोर्थ का और फिफ्थ का। तो फोर्थ का इन्होंने सी लिखा है, इन्होंने फोर्थ का ए ई लिखा है। तो फोर्थ क्या है क्लास, डिबेंचर। तो डिबेंचर होता क्या है क्लास, क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है टेंजिबल असेट। भैया डिबेंचर असेट कहाँ होता है, डिबेंचर तो क्लास लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है और मशीन असेट होता है। तो यानी कि फिफ्थ का ई, तो फिफ्थ का ई यानी क्लास ये आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, फिफ्थ का ई है और फोर्थ का है सी। तो इस तरीके से क्लास आप मैच द फॉलोइंग बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको जो जो सेम लग रहा है इसका मतलब वो तो सही है। अब चौथे का सी कह रहे हैं, चौथे का ई, चौथे का सी होगा ना कि ई होगा, तो यानी सी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से क्लास मैच द फॉलोइंग आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट, which ratio indicate proportion of total asset finance out shareholder fund। यानी कि क्लास आप मुझे बताओ शेयर होल्डर्स फंड और नीचे आएगा टोटल एसेट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कौन सी रेशियो का पार्ट है यार। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, बताओ। शेयर होल्डर फंड टोटल एसेट वो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। तो कौन सा ऐसा रेशियो है जो क्लास करंट असेट और करंट लायबिलिटी का बताता है, वो करंट रेशियो है। डेट इक्विटी का बताता है, वो डेट इक्विटी रेशियो है। शेयर होल्डर फंड टोटल असेट का रेशियो बताता है तो उसे बोलते हैं क्लास प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी 48 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी इन्होंने बोला कि टोटल सेल है 2.5 लाख। अच्छा मुझे बात बताओ, टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बताओ। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, और जो क्रेडिट सेल है वो 25% ऑफ कैश सेल है। तो आप इसे लिखो कैश सेल प्लस जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल का 25% है। जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल का 25% है, तो 1/4 लिख दोगे। तो क्रेडिट सेल प्लस 1/4 क्रेडिट सेल, तो ऑप्शन में क्लास एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आएगा 4 क्रेडिट सेल प्लस क्रेडिट सेल। अच्छा ये 4 कैश सेल है ना, 4 कैश सेल प्लस कैश सेल
और यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू आ गया 2.5 लाख। टोटल सेल का फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल को कैश सेल लिख दिया, और जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल अपॉन 4 है, यानी कि उसका 25% है। तो 4 उधर जाएगा, 25 लाख इंटू 4 कितना क्लास आ जाएगा, 2.5 लाख इंटू 4 कितना आ जाएगा, 10 लाख। और ये 4 कैश सेल प्लस कैश सेल, 5 कैश सेल, तो 5 इधर आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कैश सेल। ठीक है, तो ये 5 यानी 2 लाख आ गया आपका कैश सेल। ओके, कैश सेल आ गया 2 लाख। और पूछा क्या है क्लास, क्रेडिट सेल इज, भाई टोटल सेल 2.5 लाख का है, टोटल सेल 2.5 लाख का है, कैश सेल 2 लाख का है, तो क्रेडिट सेल कितना होगा क्लास, 50,000 का। तो अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, थोड़ा सा भी गलत पढ़ लिया तो गलती हो जाएगी आपसे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। 1 मार्क में बहुत आसानी से गलत हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा या आपने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको नहीं बताया। क्वेश्चन पूछ रहा है क्रेडिट सेल, तो अगर आप कैश सेल पर टिक कर दोगे, अभी यहाँ पे तो नहीं है, मान लो पेपर में ऑप्शन आ जाए 2 लाख, तो टिक मत कर देना, ये 2 लाख आपका कैश सेल आया है। और जो क्रेडिट सेल है वो 1/4 है, 25% है, किसका, कैश सेल का। तो 2 लाख का 25% कितना आएगा आपका, 50,000 आएगा। ओके, 50। What will be the amount of GP if एवरेज इन्वेंट्री 80,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS कितना आएगा, 6,80,000, सॉरी कितना आएगा COGS, 8 छिक्के 48, 4,80,000। COGS आ गया 4,80,000, और सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। जो सेल होगा वो कॉस्ट प्लस 25% होगा, तो कॉस्ट है 4,80,000 और इसका 25% आएगा 1,60,000। तो ये जो 1,60,000 है इसी को बोलते हैं जीपी। सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा है, तो कॉस्ट आपकी कितनी है 4,80,000, उसका 25% कितना आएगा आपका 1,60,000 यानी 1/4। तो आप देखो जरा 1,60,000 आ रहा है, 4,80,000 का 25% करके देखो कितना आ रहा है, 4,80,000 का 25%, अच्छा 1,20,000 आएगा, सॉरी 1,60 नहीं आएगा, 1,20 आएगा, क्योंकि 1,20 आएगा, 1,60 मैंने गलती से लिख दिया, 1,20 आएगा ना 25%, 25% कितना क्लास आएगा 1,20,000, 4,80,000 है जिसका 25% आएगा 1,20,000। तो आप देख लो क्लास जीपी 1,20,000 दे रखा ना, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 1,20,000 का आ गया जीपी। कोई दिक्कत कोई परेशानी क्लास मुझे बताओ जरा। तो सेल वैल्यू कितने की 4 और ये 5 6, सेल्स आगे 6 लाख। अगर तुमको सेल पूछता तो सेल का आंसर होता 6 लाख, कॉस्ट कितनी क्लास 480 और प्रॉफिट है 120 का। Which of the following statement are false? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? When all the comparative figures in a balance sheet are stated as percentage of total, भैया ये क्या होता है, कॉमन साइज। कॉमन साइज हॉरिजॉन्टल के अंदर नहीं आता, वर्टिकल के अंदर आता है। भैया कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, टोटल असेट या टोटल लायबिलिटी को हम मान लेते हैं 100%, फिर बाकी सारी चीज़ें उसका कितना परसेंट है इस तरीके से निकालते हैं कॉमन साइज में। तो यार वो वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कॉमन साइज जो है टर्म्स एज हॉरिजॉन्टल नहीं, वो वर्टिकल होता है। अभी तो बताया था वर्टिकल के अंदर आता है कॉमन साइज। वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल ईयर, कई साल का क्लास हम करते हैं उसे वर्टिकल, बेटा कई साल का करते हैं तो वो टाइम सीरीज है, और टाइम सीरीज जो है वो वर्टिकल नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है और वो डायनामिक होता है। वर्टिकल टाइम सीरीज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल टाइम सीरीज होता है। तो यार ये तो तीनों गलत है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑल 3। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनमें से गलत है, तो यार तीनों ही गलत है, एक भी सही नहीं लिखा है। तो आप ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, और उसके बाद जो एनालिसिस है इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, और कौन सा था क्लास आपका इंट्राफॉर्म और जो इंटरफॉर्म कंपैरिजन, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझे लग रहा है, बिकॉज सैम्पल पेपर में क्वेश्चन काफी दिए हैं इसके। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट 1 लेवल, तो पता है क्लास हमको, असर्शन क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज द प्रॉफिट। देखते हैं क्लास क्या बात है। क्वेश्चन कहते हैं अगर क्लोजिंग 4 है, सेल 6 है, तो ये 10 है, ये 10 है, COGS मान लो 5 है, तो GP 5 आता है ना भैया। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता है ना आपको, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया जाए, 4 की जगह 5 ले लो, तो ये 11 हो जाएगा, ये 11, ये 6 हो जाएगा। यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ए इज करेक्ट। दूसरा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर मान लो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट कम होगा, तो बात सही है। ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा माइनस होगा, तो कॉस्ट आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है,
बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और वो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो सीयूजीएस कम होगा और सीयूजीएस कम होगा तो जो जीपी है आपका वो बढ़ जाएगा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ये सेम वही है। हाई ऑपरेटिंग रेशियो, बेटा ऑपरेटिंग रेशियो को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस। बेटा बताओ जरा कमेंट में, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट फटाफट लिख के दिखाओ, बीच बीच में रिवीजन भी जरूरी है, कितना आपको पता है। अपॉन नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यार ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताता है। फेवरेबल पोजीशन कैसे हो सकता है? जितना ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो होगा यानी कि उतना ज्यादा तुम्हारी लागत है, लागत ज्यादा प्रॉफिट कम, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव अ हाई मार्जिन। अच्छा एक मुझे बात बताओ, क्लास, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यार ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा होगा तो नॉन ऑपरेटिंग के लिए पैसा हाई थोड़ी बचेगा, कम बचेगा। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, एक कॉस्ट हमारी ज्यादा है तो दूसरे कॉस्ट को बियर करने के लिए पैसा कम बचेगा ना कि ज्यादा बचेगा, तो ये भी गलत है। यानी बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि 53 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। करंट रेशियो ऑफ आधार लिमिटेड 2.51, अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन द रेशियो। बड़ा सुनो मेरी बात, करंट रेशियो का फॉर्मूला मुझे बताओ पहले क्या होता है? सी अपॉन सी एल। अगर मैं इन दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस करूंगा तो रेशियो डाउन हो जाता है। कभी भी ध्यान रखना, फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्लस करेंगे तो रेशियो गिर जाएगा, दोनों में माइनस करेंगे तो रेशियो उठ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर का पावर जो है वो ज्यादा होता है। अकाउंटेंट चाहते हैं कि 2:1 किया जाए, पहले रेशियो था 2.5:1, बट अकाउंटेंट चाहते हैं कि रेशियो क्या बन जाए? 2:1 बन जाए। तो उनके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, क्या? ही कैन रीपे बिल पेबल। बेटा बिल पेबल की पेमेंट करेंगे तो करंट असेट भी खत्म हो जाएगा, करंट लायबिलिटी भी। क्यों? बीपी की पेमेंट करेंगे तो बीपी करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, वो कम हो जाएगा। और पेमेंट करोगे किससे? कैश से, कैश भी कम हो जाएगा। तो यार पहला ऑप्शन तो गलत है, इससे तो यार ये चीज नहीं होगी, रेशियो घटेगी नहीं। ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार सामान खरीदोगे तो सामान आएगा और लायबिलिटी बन जाएगी, यानी ये करेक्ट है। इससे दोनों जगह प्लस होगा तो रेशियो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन लोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और लोन भी बढ़ेगा। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट जो है, यानी सेकंड थर्ड पॉइंट, इन दोनों से न्यूमरेटर में भी प्लस होगा और डिनोमिनेटर में प्लस होगा। इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 2.5 से गिर जाएगा और 2:1 हो जाएगा। तो देखते हैं क्लास कौन सा करेक्ट है, दूसरा तीसरा, सेकंड थर्ड, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आज ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और आप मुझे बताओगे क्लास इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से करना है। और डोंट वरी, थियोरी की सीरीज जो है वो अनाउंस कल होगी और कोशिश करेंगे मंडे से ही हम चैप्टर वाइज थियोरी निपटाने लगे। अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर वाइज थियोरी है वो सब मैं कराऊंगा आपको अच्छे से कम समय लेके क्लास, और ऐसा कराऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। बस यार आपसे सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में और डेली बेस पे मेहनत करो। बस ये 30 डेज कर लो, फिर भले ही 10 दिन का गैप ले लेना, जी भर के 10 दिन मजे लेना। वर्क हार्ड देन पार्टी हार्डर, पहले जम के मेहनत करो फिर जम के मजे लो। तो यार प्लीज इस टाइम पे कोई दोगलापंती वाला काम मत करना, ये भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 30 डेज, उसके बाद एक हफ्ता सिर्फ और सिर्फ एंजॉय। ओके। अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ। भैया ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 8 मंथ्स का है और लिखा है कि वो बिल रिसीवेबल 1 लाख का है, जिसमें से 60,000 जो है वो 11 मंथ्स में मैच्योर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अभी भी देखो, नॉर्मली हमारी करंट असेट की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान समझना। करंट असेट मतलब जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर करनी है, तो आपको लगेगा सर ये तो 11 महीने के अंदर हो रहा है तो ये करंट असेट है। बेटा अगर कभी भी कोई चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए तो वो हमेशा और हमेशा करंट असेट होता है। ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है, पेमेंट 18 महीने में हो रही है तो भी ये करंट असेट है। ऑपरेटिंग साइकिल 90 महीने का है, पेमेंट 80 महीने में हो रहा है तो भी ये करंट असेट है। ऑपरेटिंग साइकिल 60 महीने का है, पेमेंट 61 महीने में हो रहा है तो ये नॉन करंट असेट है। यानी कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चली जाती है तो वो नॉन करंट हो जाती है। तो सर ये तो 8 से बाहर चला गया, क्या ये नॉन करंट हो गया हमारा 60,000 रुपए? नो। क्यों? क्योंकि जब बाहर चली जाती है तो हमें दो चीज चेक करना है, क्या ये 12 से भी बाहर चला गया? ये 8 से बाहर चला गया 11 महीना, लेकिन ये 12 से बाहर नहीं गया, तो यानी इस सिचुएशन में क्या रहता है? करंट असेट। अगर ये होता 13 महीना 14 महीना तो ये होता नॉन करंट असेट। तो ये 60,000 तो करंट असेट है ही है, और बाकी के बारे में बोला नहीं तो वो भी करंट असेट है, बिकॉज बाकी के बारे में जो नहीं बोलता वो 12 महीने के अंदर ही मानते हैं। तो ये दोनों क्या है क्लास? करंट असेट है। तो 40,000 करंट 60,000 नॉन, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। 60,000 करंट और 40 नॉन करंट, ये भी नहीं है। 1 लाख नॉन करंट कुछ नहीं है इसमें, पूरा का पूरा 1 लाख जो है वो करंट असेट है। ओके।
तो अगर आपको ये ऑपरेटिंग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो डोंट वरी यार, मैं सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। तुम्हारा पेपर से पहले या पेपर से 15 दिन पहले तक एक अक्षर का भी नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। सब कुछ कराऊंगा A to Z सब कुछ, और छोटी छोटी वीडियो में नहीं, अच्छे से प्रॉपर समझा के। सिर्फ हेडिंग नहीं लिखवानी मुझे, आपको अच्छे से समझा करना ताकि आप समझ आ जाए और एक्चुअली आपको कहीं और ना पढ़ना पड़े और ना ही क्लास आपको कोई दिक्कत होगी, सारा A to Z कवर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपकी क्लास अकाउंटेंसी में 55 क्वेश्चन जो थे, पूरे 55 के 55 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करा दिए। आपको जस्ट 45 क्वेश्चन ही करने हैं पेपर में, तो आपको अगर एक क्वेश्चन गलत भी चला गया तो भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, अगर एक भी क्वेश्चन, बिकॉज राउंड ऑफ का सिस्टम है कि अगर 0.1 भी आता है तो अगले नंबर में दे देंगे। तो अगर आपका एक क्वेश्चन 0.8 का है वो कट हो गया तो 0.8 नंबर कटेंगे, 0.2 तो मिलेंगे ना। तो 0.2 जो बाकी सारे नंबर में होंगे, 0.2 मतलब 39.2 अगर आपका आता है तो 39.2 के बच्चों के नंबर 40 ही दी जाएंगे, और 40 वालों को तो है ही 40। तो आप एक क्वेश्चन गलत कर सकते हो और बाकी जो ऑप्शंस हैं टफ लगे तो उसे छोड़ सकते हो। तो 40 में से 40 लाने का सबसे अच्छा मौका यही है। प्लीज आप में से कोई इस मौके को जाने मत देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और इकोनॉमिक्स और बीएसटी के भी सैंपल बनाएंगे। कमेंट करना अपने व्यूज, अपने ओपिनियन कि हमें आगे किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।